नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। मोदी जी की राजनीति भी गजब है। जिस सऊदी अरब के संग इतने गलवैया करते रहे, वो सऊदी अरब भी अब पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। उधर मैंने कहा ना कि हर जब वक्त बुरा होता है तो ऊंट पर बैठे हाथी को कुत्ता काट लेता है। राहुल गांधी ने जो जो खुलासे किए हैं उससे पूरी सरकार को तो बेचैन किया है। ज्ञानेश कुमार के पसीने छुड़ा दिए। उन्हें समझ आ रहा है कि जनता में अगर ये चेतना विकसित होगी तो पता नहीं क्या हाल होगा। चलते हैं अभय दुबे जी के पास ये पूरी बातचीत सुनने के लिए। रोचक बातचीत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए और सुनिए क्या कहते हैं अभय दुबे जी। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। राहुल गांधी ने तो सच में आज कमाल कर दिया। दिखा दिया कि यहाँ बटन दबाओ, वहां वोट डिलीट हो जाएंगे। जो लोग बार बार ईवीएम पर सवाल उठाते थे, सैम पित्रोदा जी ने मुझे कई बार कहा कि भाई इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, बहुत कुछ मैनिपुलेशन हो सकता है। राहुल गांधी ने साबित कर दिया। उसके बाद कर्नाटक सीआईडी भी अब कूद पड़ी। कर्नाटक की सरकार चुनाव आयोग के पीछे लग गई। जो काम एजेंसियों का अब तक बीजेपी करती थी, अब चुनाव आयोग को समझ में आ गया। और मेरे ख्याल से ज्ञानेश कुमार को सपने में भी राहुल गांधी नजर आने लगेंगे, क्योंकि वो ज्ञानेश कुमार को समझ आ रहा है कि लोकतंत्र के संग खिलवाड़ करने का नतीजा क्या होता है। मोदी जी जिंदगी भर देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी हमेशा हुकूमत में नहीं रहेगी, लेकिन लोकतंत्र जिंदा रहेगा। और लोकतंत्र के संग जिस तरह हत्या करने का, लोकतंत्र को खत्म करने का कुचक्र रचा गया, अब तो राहुल गांधी ने आह्वान कर दिया, ट्वीट कर दिया कि देश के स्टूडेंट, देश के जैन जी, ये लोग बचाएंगे सारे लोग। बहुत बड़ी बात कही है राहुल गांधी ने। और मैं समझ रहा हूं कि देश के लोगों के जनमानस में ये बात आने लगी है कि असली खेल वोटों का है। हजारों लाखों वोट जोड़ने का, काटने का। अब क्या मोदी जी और चुनाव आयोग मिलके इस जनमानस की धारणा बदल पाएंगे? क्या लगता है आपको पूरे घटनाक्रम पर? देखिए, राहुल गांधी की आज इंदिरा भवन में ये जो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो हाइड्रोजन बम तो नहीं थी, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि उस एटम बम से आगे एक दूसरा एटम बम था। हाइड्रोजन बम तो अभी आएगा, राहुल गांधी ने कहा। इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगी, बहुत महत्वपूर्ण बातें बहुत सी हैं, सभी का उल्लेख करना चाहिए, मैं करूंगा भी एक एक करके। लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात लगी वो ये लगी कि राहुल गांधी दरअसल ये कह रहे हैं कि 2014 के बाद में इस सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी जीतें हैं वो सब संदिग्ध हैं। कोई भी ईमानदार तरीके से वो चुनाव नहीं जीती है। या तो वोट काट के चुनाव जीती है या वोट जोड़ के चुनाव जीती है। काटे भी गलत तरीके से वोट हैं और जोड़े भी गलत तरीके से वोट हैं। और इन दोनों कामों को करने के लिए इन लोगों ने शुरू से ही, पहले दिन से, सत्ता में आने के तुरंत बाद, भाई सत्ता में तो आ गए, क्यों कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी थी, सत्ता में आ गए, 10 साल से कांग्रेस हुकूमत में थी, नाराजगी थी। और उसके बाद एंटी करप्शन मूवमेंट की वजह से भी कुछ नाराजगी असली तरीके से या नकली तरीके से बढ़ा दी गई थी। बहरहाल कांग्रेस सब सत्ता से च्युत हो गई, गद्दी से हट गई। जैसे ये लोग सत्ता में आए, इन्होंने तुरंत ये जुगाड़ कर दी कि करना शुरू कर दी, अब सत्ता से कभी बाहर ना जाए। और उसके लिए उन्होंने इन हथकंडों को ईजाद किया उन्होंने। और पहले दिन से ही धीरे धीरे करके ये एक सिस्टम, एक तंत्र बना रहे थे, जिससे बहुत चालाकी से लोगों की समझ में भी ना आए कि ये सब कैसे क्या हो रहा है, और ये हो भी जाए। जैसे कि जो जो एटम बम फोड़ा था, तो जो महादेवपुरा में बताया राहुल गांधी ने, वो यही था कि भाई 4 कॉन्स्टिट्यूंसी में, 5 कॉन्स्टिट्यूंसी में हार जाओ, लेकिन एक में स्वीप कर दो। 5 कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ दो उनके हाल पे, हारे से जीते, एक पे ध्यान केंद्रित करो, सारी बदमाशी एक ही में करो, और उसमें जो है सारे वोट ले लो, लाख वोट से आगे आगे निकल जाओ, बाकी जगहों पे सही टक्कर होने दो। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका उन्होंने ये बताया कि विपक्षी, यानी जो भाजपा की विपक्षी पार्टियां हैं, उनके जो प्रभाव वाले बूथ हैं, उन बूथों के ऊपर फोकस करो, और उन बूथों में कोशिश करो कि वो वोट जो कि नहीं मिलते हैं भाजपा को, उन वोटों का एक बड़ा हिस्सा काट दिया जाए। और उसके लिए एक डिजिटल फ्रॉड किया जाए। ये बिल्कुल जामताड़ा ऐसा है, आपने जामताड़ा सीरियल देखा होगा। जामताड़ा की घटना अखबारों में खबर के तौर पर छप भी चुकी है। वो असली घटना है जामताड़ा की, कि किस तरीके से वो लोग सेल फोन का बेजा इस्तेमाल करके, और कई बहुत सारे सेल फोनों का इस्तेमाल करके, जामताड़ा में एक सीन है कि पेड़ों से मतलब हजारों सेल फोन लटके हुए, उनका इस्तेमाल करके वहां के जो
कारीगर किस्म के, नालायक किस्म के और अपराधी किस्म के जो युवक हैं वो बड़े पैमाने पर लोगों का पैसा ऐंठते हैं। यहाँ वोट ऐंठा जा रहा है। आप सोचिए, आपका वोट वोटर लिस्ट से कट जाए, आप जांच करें तो आप पाएंगे कि तो आपके पड़ोसी ने कटवा दिया। आपको बहुत गुस्सा आएगा, हो सकता है आप गुस्से में या तमतमाते हुए जाएंगे, तुम्हारी ये मजाल, तुमने हमारे वोट काटने के लिए अर्जी दी ऑनलाइन और मेरा वोट कट गया उसकी वजह से। पड़ोसी का क्या बात कर रहे हो भाई, हम तो लोग साथ साथ खाते पीते बैठते उठते घूमते फिरते हैं, मतलब जो है ये हम कैसे कर सकते हैं, हमें तो पता ही नहीं है ये तुम्हारा फोन नंबर है कि नहीं, कि हाँ है मेरा फोन नंबर, कि तो इसका कैसे तुम पता चला कि नहीं, तुम्हारे फोन पे ओटीपी पता नहीं क्या, ओटीपी कैसे आया, क्या है, कैसे आया, कॉल सेंटर का इस्तेमाल हुआ, क्या प्रपंच है आप सोचिए। मैंने तो नहीं सोचा था कि ये सब किया होगा, और राहुल गांधी ने वो खोज निकाला जिसको हम लोग सोच भी नहीं पा रहे थे। और ये उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि कभी कभी एक छोटी सी गलती जो है एक बहुत बड़ी चोरी या किसी बड़ी ठगी का जो है वो रहस्य खोल देती है। भाई वो एक बीएलओ थी लड़की, उसने देखा कि उसके रिश्तेदार का वोट कट गया, तो उसने पता लगाया तो धीरे धीरे करके ये एक सिलसिला निकला और भेद खुलता चला गया। तो ये जो पूरी पोल खुली है, इस पोल से मैं तो ये मानता हूं कि आज की तारीख के बाद में बहुत से लोगों को देश में इस बात पर शक हो गया होगा कि ये चुनाव आयोग सही नहीं है, गड़बड़ियां हो रही हैं, चुनाव ठीक से नहीं हो रहा है। मैं आपको इसका एक बताता हूं। अभी एक हफ्ते पहले ही मेरी एक जान पहचान के डॉक्टर है, बड़े मशहूर डॉक्टर हैं दिल्ली के, वो पेन एक्सपर्ट हैं, मतलब वो उनको माना जाता है कि वो किसी भी किस्म का दर्द हो तो उस दर्द को कम करने के लिए उनके पास बहुत सारी जुगाड़ें हैं, मतलब दवाएं हैं, मशीनें हैं, वगैरह वगैरह, मतलब पेन रिलीफ करने का काम करते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, कहते हैं साफ तौर पे, बड़े भले आदमी कहते हैं हम तो भाई बीजेपी के वोटर हैं। उन्होंने मुझसे फोन पर कुछ बहस सी की, चर्चा भी की, साथ में ये कहा करते करते कि अब तो मुझे भी शक हो गया है चुनाव आयोग के ऊपर। वो ये कहते हुए कि भाई हम तो हैं बीजेपी के वोटर, लेकिन शक उन्हें भी हो गया है। तो ये सब चीजें जो हैं वो धीरे धीरे करके, देखिए अभी राहुल गांधी के पक्ष में सबसे बड़ी बात क्या है, लोकसभा के चुनाव कल नहीं होने वाले हैं, ये राहुल गांधी के फेवर में जाती है बात। लोकसभा के चुनाव में अभी 3.25 महीने के आसपास का समय है। लोकसभा चुनाव में? हाँ, लोकसभा के चुनाव 4.5 साल, हाँ, 4.5 साल, सॉरी, हाँ, 4.5 महीने गलत कह दिया मैंने, 4.25 साल का समय है। तो 4.25 साल तक राहुल गांधी लगातार इन चीजों को अपने धीरे धीरे बम्बार्डमेंट करते रहेंगे, तरह तरह के बम फोड़ते रहेंगे। बम बहुत से हैं, कभी छोटा सा गोला दागेंगे, कभी कोई एक सबूत मिल गया वो बता देंगे। आज केवल एक ही सबूत था, लेकिन वो बड़ा प्रभावशाली सबूत था। वो अपने साथ उन लोगों को लेके भी आए थे जिनके फोन का और इनकी आईडी का इस्तेमाल करके ये सब वोट काटे गए। जिसका कटा है उसको भी नहीं पता कैसे कटा है, जिसने काटा है उसको भी नहीं पता कैसे कटा है। और सबसे ज्यादा मजे की बात ये थी कि देखिए ये साहब सवेरे उठे सो के, इन्होंने 4 बजे सोचा कि इनके हम 2 वोट काटने हैं हमें, और उन्होंने 2 वोट काट दिए और फिर सो गए 4 बजे सुबह वोट काट के। अब आप 36 सेकंड में कोई वोट डिलीशन की एप्लीकेशन भर के और उसको ऑनलाइन मतलब जो है अपलोड करके देखिए। तो ये सब बातें बताती हैं कि किस तरीके से एक सेंट्रलाइज्ड किसी एक जगह पर बैठे हुए लोग जो इस आईटी के फ्रॉड में और इस पूरी प्रक्रिया में माहिर हैं, वो सब मिलके ये तिकड़म लगातार करते रहते हैं हर वक्त। हम और आप बात कर रहे होंगे तब भी किसी ना किसी बूथ पे को आइडेंटिफाई करके उसके लिए ये काम चल रहा होगा। अच्छा, ये इसलिए संभव हो पाता है काम क्योंकि जो ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, हम लोग सब इस बात को जानते हैं और चर्चा ही पहले कर चुके हैं कि उसमें काउंटिंग इस तरीके से होती है, उससे पता लग जाता है कि कौन से बूथ पे कौन सा बूथ किस पार्टी की तरफदारी करता है। मतलब वोटों की गोपनीयता भंग उससे हो जाती है, हम लोग इस बात को जानते हैं, इस बात को। तो उसी में आप तय कर लेते हैं कि भाई, अब जैसे कि ये बात होती नहीं कि अमित शाह ने गुप्त रूप से नीतीश कुमार के साथ कमरे में बातचीत की। सूत्रों द्वारा हमारे प्रिय संवाददाताओं को ये पता चला है कि वो उन 20 सीटों के बारे में चर्चा कर रहे थे जिन पे वो पिछली बार हार गए थे या उनके लिए कमजोर मानी जाती हैं 20 सीटें। ये सारी चुनाव रणनीतियां बननी ही तब से शुरू हुई हैं जब से ईवीएम आई है। ईवीएम से पहले सब चुनाव रणनीतियां इस तरह नहीं होती थी,
क्योंकि बूथ वाइज कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट से तो मिलता था कि भाई इस बूथ पे हम कमजोर रहे, उस बूथ पे हम मजबूत रहे, लेकिन उसके ठोस प्रमाण काउंटिंग में उपलब्ध नहीं होते थे, क्योंकि सारे कागज के वोट मिला दिए जाते थे, फिर उनको हाथ से यूं कर, मैंने खुद देखा है इस पूरी प्रक्रिया को अपनी आंखों से। 77 के चुनाव में मैंने खुद देखा है, एक युवा कार्यकर्ता के तौर पर यूं मिलाए जाते हैं, फिर उसमें हर पार्टी गड्डियां बनाई जाती हैं, एक साथ गड्डी गिन ली जाती है, उससे तय होता है कौन सी पार्टी जीत रही, कौन सी हार गई, किसको कितने वोट मिले। वो सब हो नहीं गया है अब तो पता लगता है कि एक बूथ के ऊपर बीजेपी को इतने मिले, इस कांग्रेस को इतने मिले, समाजवादी पार्टी को इतने मिले, सबको इतने मिले, सबके अलग अलग करके वोट आते हैं, उसी तरह हमारे पास वोट पहुंचते हैं। तो इससे करके ये बहुत सारे तरह तरह के फ्रॉड और चुनाव प्रक्रिया को गड़बड़ विकृत करने की तमाम तरकीबें ईजाद हुई, और इन तरकीबों को ईजाद करने में भारतीय जनता पार्टी को स्वर्ण पदक प्राप्त होना चाहिए, और उनको विश्व तो निश्चित रूप से हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी को स्वर्ण पदक दे देना चाहिए, क्योंकि जो तमाम तरह के और पाखंड नैरेटिव, मोदी जी अपनी मां का पिंडदान करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सब ड्रामेबाजी तो चली रही है अलग, मतलब ये ड्रामेबाजी छोड़ दीजिए, ये तो बाकायदा हम वोटों को काट देंगे, अपना समर्थक वोट जोड़ देंगे, आपका समर्थक वोट काट देंगे उसके अंदर से। अच्छा, इसके बावजूद भी भाजपा चुनाव हार जाती है। जैसे कर्नाटक है, कर्नाटक में आपने ये किया, उसके बावजूद जिस निर्वाचन क्षेत्र की बात की जा रही है, उस निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस का कैंडिडेट जीता था। आपने जो वोट काटे, मतलब जो है वोट काटने के बावजूद भी आप चुनाव नहीं जीत पाए, क्योंकि वो आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत थी, बहुत ज्यादा वोट काटे पड़ गए आपके ऊपर, आपके खिलाफ 2000 वोट काट कहाँ जीतोगे आप, मतलब। तो ये अंतर जब आपने अपने वोट काट ली, जिस दिन टाइट टक्कर, जिस दिन कड़ी टक्कर होगी, उस दिन आप जीत जाएंगे उसका पैर उठाकर। प्रश्न ये नहीं है कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, प्रश्न ये है कि चुनाव ईमानदारी से होना चाहिए, कोई भी जीते कोई भी हारे, भाजपा 100 बार जीते, एक बार भी ना हारे, लेकिन ईमानदारी से जीते। और मेरा तो सबसे बड़ा मानना यह है कि राहुल गांधी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसमें बहुत मनोरंजक भी थी, देखिए बहुत इंटरटेनिंग थी, वो पत्रकार जो बैठे उनके चेहरे के आप देखिए, एक भी सारे पत्रकार भी बिल्कुल एकदम सन्न थे कि क्या हो रहा है। भाई कर्नाटक की सीआईडी चुनाव आयोग को बार बार लिख रही है, 18 बार लिखा गया, आप इन बातों का जवाब दीजिए, नहीं दे रहा है बंदा जवाब। कर्नाटक का चुनाव आयुक्त लिख रहा है अपने मुख्य चुनाव आयुक्त को कीजिए, नहीं हो रहा कुछ भी। अब सफाई में केंद्रीय चुनाव आयुक्त कह रहे हैं कि हमने तो इसकी एफआईआर दर्ज करा दी थी। भाई आप एफआईआर दर्ज कराई थी तो आपने कुछ जांच भी करवाई होती। तो ये सब। दूसरे, राहुल गांधी ने बड़ी अच्छे थोड़े थोड़े पटाखे भी छोड़े कि अब तो चुनाव आयोग में हमारे जासूस हैं, वहां से खबर मिल रही है, वहां से खबर मिल रही है, अभी रुकेगा नहीं, हम चलाते रहेंगे उसको, वहां से हमें खबरें मिलती रहेंगी और हम तुम्हारे भंडे फोड़ करते रहेंगे। तो वहां भी उन लोगों में भी थोड़ा हड़कंप मची होगी कि पता नहीं क्या चक्कर है, यहाँ से कौन से मैसेजेस बाहर जा रहे हैं, कौन कौन सी फाइलें वहां पर जा रही हैं बाहर, क्या पता। आजकल तो बहुत, मतलब वो होता है ना, आप किसी चीज की तस्वीर खींच के तुरंत भेज सकते हैं आप 1 सेकंड के अंदर। तो पूरा माहौल, एक चुनाव आयोग के अंदर भी बेचैनियां पैदा हुई होंगी इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेचैनियां पैदा हुई होंगी, और सबसे ज्यादा उलझन, और जब दिमाग में उलझन होती है तो मनुष्य सबसे ज्यादा बेचैन होता है, वो तनाव उसके चेहरे पे दिखाया जा सकता है। सारी चीज चलती तो यहीं से है ना, दिमाग से चलती। अगर आपके दिमाग में उलझन है तो आप शांत नहीं रह सकते। जो बीजेपी के वोटर हैं, जो पिछले 3-4 चुनाव से बीजेपी को वोट दे रहे हैं, उन लोगों के दिमाग में मेरा मानना है कि राहुल गांधी ने शक का बीज बो दिया है। बीजेपी के वोटर कोई लोकतंत्र विरोधी वोटर थोड़ी ना है। मैं नहीं मानता हूं बीजेपी को जो वोट देते हैं वो लोकतंत्र के विरोध में है। वो सच्चे मन से बीजेपी को वोट देते हैं। क्या वो चाहते होंगे कि बीजेपी जो है वो फर्जी वोट पाके और ये सब बेईमानी करके चुनाव जीते? नहीं, वो चाहते हैं बीजेपी जीते, वो सच्चा वोट देते हैं, सच्चे तरीके से बीजेपी जीते। अगर उनको लग गया कि बीजेपी को तो फर्जी वोट से जीतना है, तो सोच सकते हैं भाई फर्जी वोट से जीत जाओ, हम क्यों वोट दें? हम या तो घर बैठेंगे, हम कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहते, वोट डालने नहीं आएंगे, या हम नोटा कर देंगे, या हम बहुत ज्यादा नाराज हुए तो हम कांग्रेस को ही वोट दे देंगे, या जो भी गैर बीजेपी उम्मीदवार होगा उसको वोट दे देंगे। बीजेपी को हम वोट क्यों दें? पिछली बार जो मोदी जी के दावे थे कि आना तो मोदी को ही है और 400 से ज्यादा सीटें आनी है, तो बहुत सारे वोटरों ने तो ये सोचा कि भाई जीत जब इसी की दम पे सब कुछ होना है तो इसी पे छोड़ दो।
हम लोग इन बातों में चर्चा भी करते थे, आपको हाँ याद कि होगा। जीत ही लो, तुम ही जीत लो बस। हाँ हाँ भाई, आप हमारे तुम्हारे हमारे जीत पे वोट सब हमारे वोट जाना है, पीछे तुम हो ही जाना। भगवान के अवतार हो, जीत लो सारा का सारा, सुदर्शन चक्र चला दो अपना, है। तो तो ये सब जो हो रहा है, ये सब चीजें बैकफायर करती हैं कभी ना कभी, ये बूमरैंग करती हैं कभी ना कभी। चोर जो है वो कितना भी अपने आप को चालाक माने, जैसे राहुल गांधी ने कहा और हम सब लोग भी जानते हैं कि छोटी सी गलती जो है ना, वो उसके पूरी योजना को वो कर देती है, ध्वस्त कर देती है। तो यही सब हुआ है, और ये राहुल गांधी इस तरह के बहुत सारे सबूत जगह जगह से मिलते रहेंगे। और उन्होंने ये भी जोड़ दिया है कि पिछली बार जिस तंत्र के तहत वो वोट जोड़े जा रहे थे, उसी तंत्र वालों, उन्हीं लोगों ने वोट काटे हैं, क्योंकि वो पैटर्न भी एक ही है, वो जेडब्ल्यू वो नाम जो है ना, वो सब एक ही, जो उसमें उस वक्त दिखाई पड़े थे वो अब अभी भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो बीजेपी का ये जादू मंत्र जो है, इसका रहस्य जो है वो खत्म हो चुका है। अच्छा भाई, ये कभी तो ऐसा होगा कि सच भी सामने आ सकता है, जिन लोगों से कहा गया होगा कि वोट काटने, एक मशीनरी तो होगी ना, 100 200 500 1000 लोग होंगे, तो आपकी सत्ता है, डर के मारे नहीं बोल रहे हैं। लेकिन कभी तो ऐसा सकता है उसमें से 4 5 लोग आ जाएं, बता दे, पोल पट्टी खोल दे कि हाँ ऐसी हाँ, मशीन ये भी थी। हो सकता है, ये भी, नहीं उसके ना। लिए थोड़ा राजनीतिक परिस्थिति में परिवर्तन चाहिए। देखिए, ये जो पूरा मसला खुल रहा है धीरे-धीरे करके, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता से जाएगी, इन लोगों के खिलाफ कि ये लोग साजिश करते थे, बेईमानियाँ करते थे, इस सब के पुख्ता प्रमाण आने लगेंगे। लोग बाहर निकल कर बयान देने लगेंगे, सबूत पेश करने लगेंगे। फिर अदालतों में इनके खिलाफ मुकदमे दायर होंगे, इनके खिलाफ मुकदमे चलेंगे, इनको जमानतें लेनी पड़ेंगी, जमानत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सब बहुत, देखिए ये लोग, इसीलिए ये लोग बहुत डरे रहते हैं सत्ता किसी तरह हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि इन्होंने इसीलिए सब, दूसरों के साथ सलूक किया है, वो सलूक तो इनके साथ भी होगा। हाँ ठीक बात है, इसीलिए सब साजिशें, सब तैयारी करते रहते हैं। सब तैयारी हो रही है बहुत। और अच्छा, ये, इस जी इस जी जी प्रेस बोलिए। कॉन्फ्रेंस के बाद, इस खुलासे के बाद जो राहुल गांधी एक एक करके कर रहे हैं, हम्म। ज्ञानेश कुमार की मन स्थिति पे क्या असर पड़ रहा होगा, या बाकी जो चुनाव आयोग में अफसर हैं उनकी मन स्थिति पे क्या असर पड़ रहा होगा, डर देखिए, लग रहा होगा तो? या तो वो लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा में दीक्षित हिंदुत्ववादी हैं, तो उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। वो तो क्या सोचेंगे, हम तो अपना विचारधारात्मक कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। वो तो उनके दिमाग में विचारधारा का इंजेक्शन लगा हुआ है, वो इसके अलावा और कुछ सोच नहीं सकते। उन्होंने एक खास चश्मा पहन रखा है, उन्हें वही रंग दिखाई पड़ रहा है जो वो रंग देखना, चश्मे के जरिए देखना चाहते। एक तो बात ये है, अगर ऐसी बात नहीं है तब फिर ये सब लोग अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे होंगे, लेकिन अब पीछे मुड़ने की गुंजाइश नहीं है इनके लिए कोई। ये इतनी दूर तक आगे निकल गए हैं कि अब ये पीछे नहीं मुड़ सकते। ऐसा नहीं हो सकता ज्ञानेश कुमार निकल के आए कि हम अपना गलती स्वीकार करते हैं, हम त्याग पत्र देते हैं, हम प्रायश्चित करने के लिए जो है वो वानप्रस्थ ले रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान में हुआ था ऐसा। हाँ, हाँ, हाँ। तो अब ये सब कर पाने की स्थिति में है नहीं ये। अच्छा, इसके लिए बहुत नैतिक कलेजा भी चाहिए, वो किसके पास होता है, और इन लोगों के पास तो हो भी नहीं सकता। तो बिहार के चुनाव से ठीक पहले ये एक एक करके चीजें सामने आ रही हैं, तो क्या लगता है कि बिहार में अब ये क्या चेतना जगेगी कि जो वोट डालने में उदासीन रहते हैं, वो लोग भी सोचेंगे भाई इस बार हम वोट, हो सकता है हमारे कट गए हो तो जरूर डालना है इस बार वोट, तो इसका फायदा किसको होगा, देखिए, एनडीए को इसमें या? इसमें क्या है कि बहुत जो भाजपा विरोधी वोट है, वो काफी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फायर्ड अप होना, मतलब उसमें आग लगी हुई होगी, वो बहुत प्रतिबद्ध होकर वो वोटिंग होगी बहुत जबरदस्त रूप से। एक भी वोट रह ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, चलो इन्होंने 5 वोट काटे होंगे तो हम 10 वोट मोबिलाइज करवा के डलवाएं, ताकि अगर 5 के बजाय 3 और काट लें तब भी 2 वोट हमारे, 2 वोट से हम आगे हो जाएं। ये सब होगा बहुत जम के बिहार में, और लगातार अगर इसी तरीके से ये अपनी मुहिम चलाते रहे तो जो भाजपा समर्थक कार्यकर्ता, वो थोड़ा सा अनमनापन उनमें पैदा होगा। उनको लगेगा कि वो बिल्कुल किनारे कर दिए गए हैं, उनके ऊपर उन्हें शक की निगाह से देखा जा रहा है। ये सब बातें लोगों के दिमाग में पैदा हो सकती हैं। लेकिन ये जो हमला है राहुल गांधी या विपक्ष का, इस हमले को लगातार कायम रखना। अभी तक तो राहुल गांधी कामयाब है। देखो, हम लोग सोच रहे थे हाइड्रोजन बम आएगा, उन्होंने बीच में एक छोटा सा बम और निकाल लिया। आप सोचिए, यानी इसका मतलब ये है कि वो पेंडिंग अभी एक बम लटका हुआ है ऊपर सिर पे। तो ये जो पूरा राहुल गांधी की शैली है, अच्छी शैली है, मुझे खास बहुत दिलचस्प शैली लग रही है। अच्छा, मेरे ख्याल से पूरे देश में अब उन्होंने माहौल तो बना दिया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मतलब ये तो हो गया कि भाई वोट चोरी होती है, वोटों में खेल है, मतलब असली खेल जनमानस में नहीं है, ये मतलब आप इसमें क्या स्वीकार होता करते है हैं? कि जो
भाजपा जैसी पार्टी और उसके भाजपा तो खैर इतने वो दूसरे बहुत कठोर किस्म के लोग हैं, लेकिन जो दूसरे उनके सहयोगी दल हैं उन सबको लगने लगा होगा निश्चित रूप से कि हम चुनाव जीतेंगे, तब भी कहा जाएगा कि बेईमानी से जीते, हार गए तो हार ही गए, फिर कौन पूछता है, हार गए तो कौन पूछता है, और जीत गए अगर चुनाव तो लोग ये कहेंगे कि तो ये SIR करवाई जीतने के लिए, इन्होंने कितनी बदमाशियां की, पता नहीं कितने वोट काटे होंगे, कितने जोड़े होंगे, तो उनको ना जीतने का श्रेय मिलेगा और हारने पे तो कोई श्रेय मिलता ही नहीं। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक तो बात। उन्होंने क्या, इन्होंने बता दिया कि भाई इनके दामन पे दाग हैं, और उन जो दामन पे दाग इन्होंने छिपा रखे थे वो उन्होंने खोल दिए हैं राहुल गांधी ने, और बड़ी अदा से खोले हैं, बड़े दिलचस्प तरीके से खोले हैं, और बहुत मनोरंजक तरीके से खोले हैं, और ऐसे तरीके से खोले हैं कि आपको ये लोग उनके आरोपों का विश्वसनीय और तथ्यात्मक खंडन नहीं कर पा रहे। और अभय जी, आप मेरी बात पे हंसते थे कि जब मैं कहता था कि बुरा वक्त होता है तो ऊंट पर बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। देखिए एक उदाहरण और दे रहा हूं मैं आप जी। बहुत सारे दौरे किए मोदी जी ने सऊदी के, वहां के प्रिंस को बुला के बड़े बड़े फोटो खिंचाए, हाथ में हाथ डाल के घूमे, लेकिन बहुत ऐतिहासिक नुकसान होने जा रहा है भारत का कि सऊदी ने पाकिस्तान के साथ समझौता कर लिया है, और समझौता भी किया है कि भाई अगर दोनों देशों में किसी के खिलाफ भी कोई आदमी आक्रमण करेगा तो हम एक दूसरे का साथ देंगे। यानी अगर पाकिस्तान पे ईश्वर ना करे कोई ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई की जरूरत पड़ी तो अब सऊदी अरब भी पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। भारत की विदेश नीति एक के बाद एक फेल क्यों हो रही है, और ये सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाना, ये इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? सऊदी अरब तो बहुत अच्छे संबंध है। हाँ, देखिए इसमें देखने की बात यह है कि जो नरेंद्र मोदी की विदेश नीति के सलाहकार हैं उनको उन्हें ये समझाना चाहिए था, और नरेंद्र मोदी को खुद भी समझना चाहिए था, उनसे पूछ के बता के खुद दिमाग लगा के, कि एक इस्लामिक भाईचारा होता है कि नहीं? ये ईसाई देशों वाला मामला नहीं है। ईसाई देश इतने बदल चुके हैं, लेकिन इस्लामिक देशों के अंदर बहुत ज्यादा जबरदस्त भाईचारा है। तो वो अपने हितों को ध्यान में रखते हुए पूरी कोशिश करते हैं किसी दूसरे इस्लामिक देश के पैर पे पैर न रखा जाए। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर में जब युद्ध विराम कराने वाली बात आई तो उसमें भी सऊदी अरब की भूमिका थी। सऊदी अरब साफ चाहता था कि भाई और थोड़ी देर तक चलता रहा तो पाकिस्तान की ज्यादा पिटाई होगी। पिटाई होनी शुरू हो ही गई थी पाकिस्तान की काफी, तो इसलिए सऊदी अरब ने भी भूमिका निभाई थी उसमें। तो सऊदी अरब तो पहले से ही पाकिस्तान के साथ था। अब तुर्की ऐसा देश जहां पे भूकंप आया था तो भारत ने तुर्की को मदद दी थी। अजरबैजान को भूकंप आया था तो भारत ने पैसे भिजवाए थे, मदद भिजवाई थी उन लोगों को। सब लोग पाकिस्तान के साथ चले गए हैं, वो सब लोग पाकिस्तान के साथ क्यों चले गए? इसीलिए चले गए कि वो मुस्लिम ब्रदरहुड जो है ना, मुस्लिम बिरादरी वाला सवाल जो है वो उसमें रहता है, और अंततः उनको उनके साथ होना ही था बिल्कुल उसमें। और अब दूसरे मुसलमान देशों को यही भी लगता है कि पाकिस्तान और अमेरिका एक दूसरे की गलवैयां डाले खड़े हुए हैं, तो और भी ज्यादा उनको लगता है कि इनके साथ जुड़ जाओ। क्या इसका यह भी है कि भारत में जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति तेज की गई है उसका पूरी दुनिया पे असर पड़ा है कि ये नहीं होना चाहिए था? प्यार जो था, मोदी सरकार को तो सब लोग मुसलमान विरोधी सरकार मानते ही है। ऐसा दुनिया में कोई भले ही भारत के साथ अच्छे संबंध हो, मोदी जी साथ गले मिल लें, हाथ मिला लें, साथ साथ बैठ के खा पी लें, लेकिन ये तो कोई ना मानता है कि मोदी सरकार कोई मुसलमानों की तरफदार है। भाई जो पार्टी हिंदुस्तान पे हुकूमत करना चाहती है एक मुसलमान को टिकट नहीं देती, इसके मंत्रिमंडल में कोई मुसलमान नहीं है, उसको कैसे माना जा सकता है कि वो मुसलमानों की तरफदार है? ये बात तो ठीक है, इसी का असर पड़ा है शायद कि सऊदी और पाकिस्तान दोनों साथ साथ खड़े हुए। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतना समय दिया बातचीत। तो अभय जी पूरी बातचीत आपने सुनी, मुझको यकीन है बातचीत आपको पसंद आई होगी। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।